काफ़ी रात हो गई पर नवीन रूम में नहीं आए। मैं बहुत सोच और टेंशन में पड़ गई कि मैं अपनी बातें कहूँ तो कहूँ किससे। सासू माँ तो थी नहीं और जेठानी का रवैया पहले दिन से ही मुझे पता चल गया था कि वह कुछ ठीक नहीं है। और नई नवेली दुल्हन आते ही अपने ससुर जी से बात करें, हमारे समाज में यह अच्छा नहीं माना जाता है। यही सब सोचते विचारते मेरी आँख कब लग गई मुझे पता भी नहीं चला। अगली सुबह जब मैं सोकर उठी तो जेठानी किसी तरह चाय नाश्ता मेरे रूम में भिजवा दी। नाश्ता करने का तो मूड नहीं था। मैंने किसी तरह चाय पिया और जेठानी का पैर छूने उसके पास चली गई। फिर मैंने उससे पूछा, दीदी नवीन जी कहाँ हैं और कल रात वो मेरे रूम में क्यों नहीं आए। जेठानी ने जवाब में कहा, मेरे बताने से कुछ नहीं होगा, यहाँ पर रहोगी तो धीरे धीरे सब समझ जाओगी। अपनी जेठानी के मुंह से यह सब सुनकर मैं चुप हो गई। उससे कुछ ज़्यादा पूछना मैंने सही नहीं समझा, पर मैं अंदर ही अंदर बहुत परेशान थी कि मेरी ज़िंदगी में यह क्या हो रहा है। कुछ देर बाद मैंने देखा नवीन घर पर आए और अपनी भाभी से नाश्ता मांगे और नाश्ता कर फिर बाहर कहीं जाने लगे। मैं नवीन को रोककर उनसे बात करने वाली ही थी, पर मेरे कुछ कहने से पहले ही वह वहाँ से चले गए। मैं घुटकर अपने आप में ही रह गई, पर किसी ने मुझे कुछ नहीं बताया। मैं बस रोए जा रही थी। रोती भी क्यों ना, एक नई नवेली दुल्हन की जिंदगी में यह सब होगा तो उसके पास रोने के सिवा कुछ और बचेगा क्या। 2 से 4 दिन ऐसे ही निकल गए, पर नवीन का रवैया ऐसा ही था। वह हर सुबह आते और नाश्ता कर बाहर चले जाते। मैं इस रोज रोज के घुटन से अब थक चुकी थी। अब मुझे जवाब चाहिए था, इसलिए मजबूर होकर अपने ससुर जी के पास गई और उनसे नवीन के बारे में पूछी। उन्होंने भी जवाब में यही कहा, यहाँ पर रहोगी तो धीरे धीरे सब समझ जाओगी। पर मुझे यह जवाब नहीं चाहिए था, मुझे तो सच्चाई जाननी थी। मैंने उनसे पूछा, पिताजी मैं 2-3 दिनों से इंतजार कर रही हूँ कि मेरी बात नवीन से हो, पर वो घर आते हैं और नाश्ता कर तुरंत बाहर चले जाते हैं। आखिर मैं इस घर में आई क्यों हूँ? नवीन के लिए ही ना। मेरे ससुर जी ने गुस्से में मुझसे कहा, चली जाओ यहाँ से। ने कहा ना, तुम धीरे धीरे यहाँ पर रहोगी तो तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। यह सब सुनकर मैं वहाँ पर से रोते हुए अपने रूम में चली गई। अब तो मेरे सब्र का बांध भी टूट चुका था। अब मैं ये सब और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने सोचा अब मैं अपने मायके वाले को सब कुछ बता दूंगी। पर मेरे अंदर एक डर था, जैसा कि हर लड़की के अंदर होता है, कि मेरे मायके वाले को जब यह बात पता चलेगा कि उनकी बेटी के साथ यह सब कुछ हो रहा है तो उन्हें कितना धक्का लगेगा। यह सोचकर मैंने कुछ दिन और इंतज़ार करना चाहा कि शायद कुछ दिनों में धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक दिन मैं रात में सोई हुई थी, तभी मेरे रूम में किसी के आने का दस्तक हुई। मैं किसी भी रात अंदर से दरवाज़ा बंद करके नहीं सोती थी, क्योंकि मुझे हर रात यह इंतज़ार रहता कि शायद किसी दिन नवीन मेरे रूम में आ जाएंगे। पर मेरा इंतज़ार इंतज़ार ही रह गया। मेरे रूम में कोई आया ज़रूर, पर वह मेरे पति नवीन नहीं थे। अगर मैं यह बात आपको बताऊंगी तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरे रूम में मेरे ससुर जी थे। वह आते ही मेरे पास मेरे बेड पर बैठ गए। उन्हें देखते ही मैं डर के मारे खड़ी हो गई और हड़बड़ाते हुए उनसे पूछी, पिताजी आप मेरे रूम में क्यों आए हैं? कुछ काम होता तो बुला लेते। उन्होंने मुझसे कहा, घबराओ मत, मैं बहुत दिनों से तुम्हें देख रहा हूँ। तुम तड़प रही हो अपने पति का प्यार पाने के लिए, इसलिए मुझसे रहा नहीं गया तो मैं उस कमी को पूरा करने के लिए आ गया। यह सब सुनकर मैंने गुस्से में उनसे कहा, छी, आप मेरे पिता समान हैं और आप यह कैसी बातें कर रहे हैं। उन्होंने मुझसे कहा, जी हाँ मैं सही बोल रहा हूँ, घर की बात घर में ही रह जाएगी। तुम इतने दिन से इस घर में आई हो, क्या तुम्हें अंदाज़ा नहीं कि तुम्हारा पति किसी भी रात आखिर तुमसे मिलने क्यों नहीं आया? आज जान ही लो, उसका किसी और लड़की से अफेयर चल रहा है, जो कि वह दूसरी जाति की है, इसलिए मैंने शादी करने से इनकार कर दिया। यह सब सुनकर मैं बस रो रही थी और मैंने उनसे गुस्से में फिर कहा, जब आपको पता था कि आपका बेटा किसी और लड़की के प्यार में पागल है
तो आपने मेरी शादी उससे करके मेरी ज़िंदगी क्यों ख़राब कर दी? उन्होंने जवाब में कहा, समाज और लोकलाज के डर से, क्योंकि बेटे की शादी में लेट हो रहा था तो अगल बगल के लोग भी पूछ रहे थे, इसलिए मैंने उसकी शादी तुमसे करवा दी। और रही बात तुम्हारे अकेलेपन की, तो वह कभी अब मैं पूरा कर दूंगा। यह कहते हुए उन्होंने मुझे अपनी बाहों में भरना चाहा। मैं उछल कूद कर उस रूम से भाग गई और उसी रात मैं दौड़ते दौड़ते अपने मायके की तरफ जाने लगी। मेरे अंदर इतनी शक्ति पता नहीं कहाँ से आ गई थी कि मैं बस दौड़ते ही जा रही थी। मेरा मायका मेरे ससुराल से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर था। फिर भी मैं दौड़ते दौड़ते सुबह 5 बजे तक अपने मायके चली आई। मायके में आकर मैं अपनी माँ से लिपट कर रोने लगी और उन्हें सारी बात पता थी। माँ भी यह सुनकर मुझे तुरंत अपने रूम में लेकर गई और कहा, शांत हो जा, लोगों को अगर यह बात पता चलेगी तो हमारी बहुत बदनामी होगी। मैंने उनसे पूछा, पर माँ, हमारी बदनामी कैसी होगी? इसमें मेरी क्या गलती है? उसका भी कहना गलत नहीं था। यह समाज का जीता जागता आईना है और सजा हमेशा हम लड़कियों को ही भुगतनी पड़ती है। उन्होंने मुझे समझाते हुए कहा, बेटा, गलती चाहे किसी की भी हो, पर लोग गलत हमेशा लड़कियों को ही ठहराते हैं। इसीलिए तू अभी चुप हो जा और यह सारी बातें किसी से मत कहना। कुछ दिन तक मैं अपने मायके में रही। एक दिन मेरी माँ ने मुझे समझाते हुए कहा, बेटा, तू वापस अपने ससुराल चली जा। मैं अपनी माँ की तरफ गुस्से में देखते हुए बोली, माँ, आप यह कैसी बातें कह रही हैं? मैं अपने ससुराल चली जाऊँ? आखिर क्यों और किसके सहारे जाऊँगी? उन्होंने कहा, बेटा, तेरे ससुर जी का फ़ोन आया था और उन्होंने यह सारी बातें तेरे पापा को उसी दिन बता दी थी जिस दिन तू यहाँ पर भाग कर आई थी, कि तू वहाँ से भाग कर आई है। मैंने रोते हुए माँ से कहा, माँ, पर पापा को पूरी सच्चाई नहीं पता है। पर आपको तो पता है ना? पर माँ, आपको तो पता है ना? माँ, मैं कैसे जाऊँ? नवीन तो मुझसे सीधे मुंह बात भी नहीं करते और मेरे ससुर जी मुझे गलत निगाहों से देखते हैं। फिर माँ ने कहा, बेटा, अगर तू यहाँ पर रहेगी तो हम सबकी बहुत बदनामी होगी और ऊपर से अभी तेरी 2 बहनों की शादी भी होनी बाकी है। अगर तू अपने ससुराल छोड़ यहाँ पर बैठी रहेगी तो उनकी शादी नहीं होगी और कब तक हम तुम तीनों बेटियों को अपने सर पर बोझ बनाकर रखेंगे। इसीलिए तू अपने ससुराल चली जा, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं अपनी माँ के पैर पर गिर गई और कहा, माँ, आप कुछ भी करो, पर दोबारा मैं उस गंदगी में नहीं जाना चाहती। मुझे बचा लो माँ, मुझे बचा लो। पर किसी ने मेरी एक नहीं सुनी। सबको अपनी इज्जत की पड़ी थी। फिर दोबारा मुझे उसी जहन्नुम में जाना पड़ा। मैं कुछ दिनों तक ससुराल में रही, पर वहाँ पर किसी का रवैया मेरे लिए बदला नहीं। वह लोग वैसे के वैसे ही रहे। फिर मैंने ठान लिया कि मुझे ऐसी ज़िंदगी नहीं जीना। ना तो मुझे अपने मायके जाना है और ना ही ससुराल में रहना है। फिर मैंने अपनी एक सहेली से बात किया और उससे अपनी ज़िंदगी की भीख मांगने लगी कि मुझे कुछ दिनों के लिए अपने घर में बुला लो। मेरी सहेली मुझे अपने घर में बुलाना तो नहीं चाहती थी, क्योंकि उसकी भी अपनी फैमिली थी। कहने पर किसी तरह उसने हाँ कर दिया और एक रात मैंने अपने ज़रूरी सामानों का पैकिंग किया और अपनी सहेली के घर चली गई। वहाँ जाने के बाद मुझे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। फिर मुझे एक प्राइवेट स्कूल में जॉब मिली। उस स्कूल में बहुत सैलरी सिर्फ 2000 थी। किसी तरह मेरे खाने पीने का इंतज़ाम हो गया। मेरे पास कुछ गहने थे। मैंने उस गहने को बेचकर बीएड करने के बारे में सोचा। फिर मैंने अपनी सहेली के घर पर रहकर बीएड किया। बीएड की पढ़ाई पूरी होते होते मेरी ज़िंदगी ने एक नया मोड़ लिया। मेरी ज़िंदगी में एक लड़का आया। वह लड़का मेरी उसी सहेली के मामा का लड़का था जिसके घर में रहती थी। उसके लड़के का नाम विवेक था। विवेक मेरी सहेली के घर पर किसी काम से आया था। उसने मुझे वहाँ पर देखा। उसने मेरे बारे में मेरी सहेली से पूछा।
मेरी सहेली ने मेरे बारे में विवेक को सब कुछ बता दिया। विवेक की सिचुएशन भी लगभग मेरे जैसी ही थी। विवेक की शादी तो हुई, पर शादी के 2 महीने बाद ही उसकी पत्नी का डेथ हो गया था। जब से विवेक ने मुझे देखा था, शायद वह मुझे मन ही मन पसंद करने लगा था। वह मुझे देखने के बहाने मेरी सहेली के घर आ जाया करता था। एक दिन उसने अपने प्यार का इजहार मुझसे कर ही दिया, यानी कि उसने मुझे प्रपोज कर दिया। मुझे भी तो एक साथी की तलाश थी। मैंने विवेक के प्यार को स्वीकार कर उससे शादी करने के लिए हाँ कर दिया, पर शायद विवेक की फैमिली विवेक की शादी मुझसे करने को तैयार नहीं थी, क्योंकि मेरा कोई परिवार नहीं था। पर विवेक का प्यार सच्चा था। विवेक ने मेरे साथ मिलकर पहले मेरे पति से मेरा तलाक करवाया और उसके बाद उन्होंने मुझसे मंदिर में शादी कर ली और विवेक एक दूसरे घर में शिफ्ट हो गए। विवेक काफ़ी पढ़े लिखे थे। विवेक एमएससी किए हुए थे, पर उनकी कोई जॉब नहीं थी, इसलिए वह प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाने लगे। मैंने तो बीएड किया ही था। कुछ दिन बाद मेरी एक सरकारी स्कूल में जॉब लग गई। हम दोनों की ज़िंदगी में जब इतना सब कुछ अच्छा हुआ तो विवेक के परिवार ने हम दोनों को अपना लिया। कुछ दिन बाद जब मेरे मायके वालों को मेरी सच्चाई पता चली तो वह लोग भी मुझे मिलने आए, पर मैंने अपने मायके वालों से मिलने से इनकार कर दिया, क्योंकि भले ही मेरी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा हुआ, पर मेरे बुरे वक्त में अगर मेरे मायके वाले ने मेरा साथ दिया होता तो इतना सब कुछ मुझे झेलना नहीं पड़ता। दोस्तों, भले ही दुनिया साथ दे या ना दे, पर अपनों का साथ बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए बुरे वक्त में अपनों का साथ दे, जैसा कि सोनिया के साथ हुआ। किसी भी बेटी के साथ ना हो, क्योंकि भले ही सोनिया एक अच्छी ज़िंदगी जी रही है, पर उसका भरोसा अपनों पर से उठ चुका है। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी ख़त्म हुई। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आपको इस कहानी से क्या सीखने को मिला, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।